नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कक्षा 8 का ये 8वां चैप्टर है इतिहास विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक का आज़ादी तक का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक बात है। क्या क्या इतिहास में हम पढ़ते हैं कक्षा 8 में? भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था की चुनौतियां, सामाजिक धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो प्रीलिम्स मेंस में आते भी हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? हाँ। यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ भारत में वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुआ। उपरोक्त बदलावों ने यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में जो बदलाव हुए, महिलाओं की स्थिति में, धर्म में जो छेड़खानी हुई, परिवर्तन हुआ, 1857 की क्रांति के पीछे जो पूरा बैकग्राउंड था, उन सब के कारण ये सब बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों में व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, एक होने की भावना, एकता की भावना, कि यहाँ के जितने वर्ग, रंग, जाति भेद हैं, उन मतलब अलग अलग जो विविधताएं हैं, वो सभी यहाँ के लोग हैं। यहाँ के संसाधन यहाँ के लोगों का होना चाहिए। यहाँ जो अंग्रेज़ आए हैं वो यहाँ के संसाधन पर कब्जा किए हुए हमारा शोषण कर रहे हैं। जब एकता की भावना होती है किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बेस पे, अगर हम जब पूरा राष्ट्र एक होता है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों से साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों ने यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। चेतना क्या? कि अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जो शैक्षणिक जो चीज़ें हैं उन सब में हस्तक्षेप हो रहा है, हमारा आर्थिक रूप से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है, किसानों का, आदिवासियों का, मजदूरों का शोषण हो रहा है, ग्रामीण वासियों का शोषण हो रहा है, किसी प्रकार का उद्योग फल फूल नहीं रहा है, यहाँ पे संप्रभुता का अभाव है, यहाँ के राजा, यहाँ के शासक जो हैं उनके साथ युद्ध हो रहे हैं, संधियाँ हो रही हैं, विदेशी लोग आकर के हमारी भूमि के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, यहाँ से जो धन का बहिर्गमन हो रहा है। ये सारी भावनाएं जब लोगों के अंदर में आई तो 1850 के दशक में अलग अलग संस्थाएं बनी। 1870-80 के दशक में जब संस्थाएं बनी तो ये सारी भावनाएं लोगों के अंदर में और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। ये सारे संगठन के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सारे जो संगठन हैं वो 1870-1880 के दशक के बने संगठन हैं। फिर से देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन,
मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर आगे लिखा भी इसके बारे में पढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब लोगों के लिए। सर्व मीन्स सभी, जनिक माने लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। संप्रभु माने बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, इसे कहते हैं संप्रभु, यानी कि सॉवरेन। तो संप्रभुता एक आधुनिक धारणा है, एक आधुनिक अवधारणा है जो राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व है। 1870-80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट, ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट यानी कि शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में, लॉर्ड मेयो के काल में, सॉरी लॉर्ड लेटन के काल में। लेटन के काल में आया था ये 1878 में आर्म्स एक्ट। 1878 में ही आया था जो पत्राचार, समाचार पत्रों से संबंधित जो अधिनियम आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो तो ऐसे पूछ लेगा सिंपल सा। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। इसमें क्या प्रावधान था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो 1878 में आर्म्स एक्ट, इसके द्वारा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक, ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या बात थी, 1878 में पारित हुआ था। सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। ये था इल्बर्ट बिल, और इस पर विवाद हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, फिर से पढ़ते हैं। 1883 में आया था इल्बर्ट बिल। 1883 में आया था इल्बर्ट बिल। इसमें प्रावधान क्या था, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। विधेयक में प्रावधान ये था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ये था इल्बर्ट बिल। और मतलब पहले ऐसा था 1883 के पहले कि जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय और भारतीय दोनों व्यक्तियों के ऊपर कोई अभियोग चला सकते थे, उनके मामलों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन अगर कोई भारतीय न्यायाधीश होता था तो वो यूरोपियों के केस की सुनवाई नहीं कर सकता था। 1883 में आया था इल्बर्ट बिल। इसमें प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के केस को सुन सकते हैं। इस तरीके से भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच में समानता ला दी गई थी। इसलिए अंग्रेज़ या जो यूरोपियन लोग थे वो खफा हो गए थे कि
एक भारतीय न्यायाधीश हमारे केस को सुनेगा? इसलिए इस पर विवाद हो गया था, हंगामा हो गया था। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। तो यहाँ से बहुत 3-4 पॉइंट मिले हमको जो पूछते हैं कई बार। जैसे ये हमने देखा कि आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। इसमें क्या था कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखना प्रतिबंधित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराना, और अखबार में आपत्तिजनक चीज़ नहीं छाप सकते थे, यानी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते थे। और 1883 में था इल्बर्ट बिल। इसके द्वारा भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच में समानता कर दिया गया, यानी कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज़ों मतलब यूरोपियन के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन बाद में इसको हटा लिया गया क्योंकि अंग्रेज़ लोगों का काफ़ी इसमें विरोध हुआ। हाँ ठीक है। ऐसे पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में, देखिए ध्यान से, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने, कितने, 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के किया। संगठन के प्रारंभिक नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ये सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे। फिर से देखें, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, है ना, रोमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेता थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक माने ऐसे व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। वे लंदन में रहते थे। दादा भाई नौरोजी कहाँ रहते थे? लंदन में रहते थे, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य था जो लंदन में रहता था और ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। इसका विषय क्या है? ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना करना। और इसी में ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की गई है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने, और तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी ने, और चौथे की यूले करके एक अंग्रेज
थे उन्होंने की थी, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्षता की थी और क्या कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ऐसे एग्जाम में पूछ ले सिंपल सा, यह कथन किसका है? कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। इसको कहा था बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में। और धीमे धीमे उभरता हुआ राष्ट्र जो है अब उभर रहा था, क्योंकि लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पनप रही थी। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी शुरुआत में। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। ठीक, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। अक्सर कहा जाता है कि पहले 20 सालों में 1885 से 1905 तक का, जिसको हम नरम दल का युग कहते हैं, एक तरीके से मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उसको जाना जाता था। और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रशासन में, शासन में बढ़े। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ये सारी उनकी मांग थी शुरुआत में। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग, ये चीज़, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, जो 1878 में आया था आर्म्स एक्ट, उसको निरस्त किया जाए, और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना माने किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, ये होता निरस्त करना। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था। तो अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था 20वीं सदी के अंतिम दशक में, मतलब 19वीं सदी के अंतिम दशक में। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती, माने सैनिक जो खर्चे हैं, सैनिक खर्चे, उसमें कटौती की जाए, और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है।
उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मध्य मार्गियों को लगता था, यानी कि जो नरमपंथी हैं, उनको लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी वो क्रांति करने पक्ष में नहीं थे, खाली अवगत कराने के पक्ष में थे, अखबार के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। सोने की चाह में दिनसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता, तो भैया दिनसा वाचा कौन है? मध्यमार्गी नेता थे, नरम दल के नेता। 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा, क्या लिखा? आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग, और लाल बाल पाल 3 हैं जो गरम दल के नेता थे, जो 1905 के बाद से खूब सक्रिय हो गए। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और लाल बाल पाल लाला लाजपत राय पंजाब से थे, और विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल बंगाल से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय पंजाब से। ये नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों, यानी कि ये गरम दल के नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और यही जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये गरम दल के सबसे प्रमुख नेता ये हैं, बाल गंगाधर तिलक। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलनी थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज़ अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके आपस में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया था। ये भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मध्यमार्गी यानी कि नरमपंथी और आमूल परिवर्तनवादी गरमपंथी। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। वंदे मातरम आंदोलन कहाँ? आंध्र के डेल्टाई इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। किसे? स्वदेशी आंदोलन को।
स्वदेशी आंदोलन, इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है ये। वंदे मातरम आंदोलन कहाँ से संबंधित था? आंध्र के डेल्टा इलाकों से। और ये स्वदेशी आंदोलन का ही एक वर्जन था जो कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में चल रहा था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। जैसे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। कब भैया? 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। किसने किया? मुसलमान जमींदार और नवाबों ने किया। जैसे कि सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के नवाब थे, सलीमुल्लाह खां, उन्होंने किया इसकी स्थापना। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली पार्लियामेंटो सुधार में। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। ठीक है ना? नरमपंथी जो लोग थे वो बहिष्कार, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो चला वो स्वदेशी आत्मनिर्भरता, हमारा उद्यम हो, स्वदेशी उद्यम, हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उसका सम्मान हो खूब, और बहिष्कार, इन सारे प्रोग्राम को लेकर के चल रहे थे। जबकि जो मध्यमार्गी धड़ा था वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। दिसंबर 1915 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 का, तो उसमें नरम दल गरम दल दोनों फिर से एक हो गए थे। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। ठीक बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, उसको पढ़ लें। बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी और ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, बाल गंगाधर तिलक का अखबार। ये केसरी अखबार जो निकालते थे बाल गंगाधर तिलक निकालते थे, और ये मराठी भाषा में था। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। ठीक बात है। कुछ शब्द हैं उसको। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना।
परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था, ये है परिषद। ठीक है। अब जन राष्ट्रवाद का उदय, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।